हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर इस पार्ट में जिसमें हम देख रहे हैं हिस्ट्री के टाइमलाइन। तो ये आप लोगों के सामने थर्ड पार्ट है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था लगभग 900 एरा का जो समय काल था, तब तक हमने कवर कर लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1000, 1000 से लेकर के आगे की जो घटना है, 1000 एडी से आगे की घटना है, उसको हम कवर करेंगे। तो आप इसे पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और यदि जो नए व्यूअर हैं जिन्होंने इससे पहले के नहीं देखे हैं तो वो जाकर के देख ले। उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जाकर के हिस्ट्री को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। जो कि टाइमलाइन है, मैंने उनको ऐसे बहुत ही जो भी महत्वपूर्ण घटना है उसको भी उसमें कवर किया है टाइमलाइन के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1000 से लेकर के 1490 तक का जो समय काल है, फिर इसके आगे का भी देखेंगे। तो देखिए, 1001 ईस्वी में क्या होता है, मतलब ईस्वी में क्या होता है एडी के समय काल में, कि महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया जाता है, जिसने पंजाब के शासक जयपाल को हराया था। पंजाब के शासक जयपाल को हराया था 101 में। फिर क्या होता है, इसके बीच का जो समय काल होता है, इसके बीच के समय काल में इंडिया में अगर देखेंगे तो राजा भोज जो परमार वंश के राजा थे, इनका समय काल आ जाता है 1010 में। ओके, अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि 1010 में एडी में राजा भोज परमार वंश के राजा बनते हैं, और ये इनका जो क्षेत्र होता है वो मध्य प्रदेश का धार क्षेत्र होता है। ओके, फिर आता है इसी बीच में 1014 का समय काल। तो 1014 एडी में क्या होता है कि उस समय जो राजेंद्र चोल हैं वो राजा बन जाते हैं साउथ इंडिया में। चोला डायनेस्टी के जो राजा बन जाते हैं राजेंद्र चोल, वो बनते हैं साउथ इंडिया में, ये भी याद रखिए। फिर समय आता है यहाँ पर 1025 का। 1025 एडी में क्या होता है, ईस्वी में क्या होता है कि महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया जाता है। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया जाता है और सोमनाथ को लूटा जाता है, मंदिर को। और उसने अपने समय काल में तकरीबन 17 बार आक्रमण किए हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। याद रखिए कितनी बार, 17 बार। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसका जवाब आपको देना है। फिर इसके बाद 1175 ईस्वी में समय आता है। फिर 1175 एडी में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण होता है भारत पर। देखिए, गजनी और गौरी दोनों अलग अलग थे। गौरी ने आक्रमण किया 1025 में, उसने सोमनाथ को लूटा। फिर मोहम्मद गौरी आता है, इसने भारत पर आक्रमण किया। और गौरी मतलब इसके बाद क्या, भारत पर आक्रमण किया, इसका पहला आक्रमण था। और इसने आक्रमण कहाँ पे किया था, इसने वर्तमान का जो पाकिस्तान है और उस समय का जो पूरा भारत हुआ करता था उसका जो मुल्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर उसने आक्रमण किया था। और करतार मिश मुसलमान पर आक्रमण किया, जो कि वहाँ पे जो शासक थे, राजा थे, वो करतार मिश नाम की डायनेस्टी चलती थी, वहाँ के राजा थे वो। तो वहाँ पर उसने आक्रमण किया। फिर इसके बाद आगे का समय काल आता है यहाँ पर 1178, मतलब 1178। 1178 जो है बैटल ऑफ माउंट आबू कह सकते हैं, जो कि अरावली पर्वत राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था। और ये जो लड़ाई हुई थी ये भीम सेकेंड, और जिसे कर्ण सेकेंड कहा जाता है, कि युद्ध हुई थी मोहम्मद गौरी से। मतलब भीम सेकेंड की युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी से, इसमें गौरी की हार हुई थी, फिर वो चला गया था। फिर आता है आपका समय काल 1191। 1191 फिर से भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही परिवर्तित करने वाला समय होता है, क्योंकि यहीं पर होता है तराई का पहला युद्ध। बैटल ऑफ तराई कह सकते हैं आप इसे, या फिर इसे आप मतलब ये जो युद्ध हुआ था ये वर्तमान का जो भटिंडा है, भटिंडा क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी लड़ाई हुई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और ये जो मोहम्मद गौरी है उन दोनों के बीच में ये पहली युद्ध हुआ था 1191 में। इसमें माना जाता है कि गौरी की हार हुई थी और जो पृथ्वीराज चौहान थे इनकी जीत हुई थी। फिर यहाँ से एक वर्ष के बाद फिर से जो मोहम्मद गौरी है ये अपनी एक बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर आता है। फिर से सेकेंड वॉर होता है इसका, तराई का दूसरा युद्ध। इस तराई के युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को लेके चला जाता है, वो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ऐसा कहा जाता है इस पूरे युद्ध में। ओके, तो सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है 1192 में। ये दूसरा युद्ध होता है और पहला युद्ध होता है 1191 में, तो इसे आप याद रखिए। फिर यहाँ पे होता है 1193। 1193 का जो समय काल होता है वहाँ पर बख्तियार खिलजी आता है। और बख्तियार खिलजी है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसको पूरी तरीके से जला देता है।
विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है इसको पूरी जला देता है, उसमें जितने भी किताबें थी वो सब जल जाती हैं, और जो भी उसमें मतलब ग्रंथ रखे होते हैं उन सबका नुकसान होता है। और देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होती है। और इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले कौन थे? तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको धर्मपाल ने बनवाया था। चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ जो कि पिछले यूनिट में मैंने पढ़ाया था वीडियो में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? मतलब उस राजा का नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है 1194 का समयकाल। तो 1194 का जो समयकाल होता है यहीं पर होता है बैटल ऑफ चंदावर, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को अगर कहीं तक हराने में सहयोग था तो जयचंद का था। जयचंद था उन्होंने उनको हराने में, मतलब उसने गौरी को हेल्प किया था। लेकिन बाद में क्या होता है, गौरी ही जयचंद की हत्या कर देता है, मतलब उसके साथ युद्ध लड़ता है। तो जो बैटल ऑफ चंदावर होता है वो होता है गौरी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो गौरी जयचंद को हरा देता है, और हराने के बाद उसके जो राज्य है उस पर अपना कंट्रोल कर लेता है, और गौरी फिर भारत का शासक बन जाता है। फिर ये सारा समय स्टार्ट हो जाता है। फिर 1206 में, फिर यहाँ तक देखेंगे तो आप पूरा पुराना इतिहास रहता है। फिर यहाँ से मध्यकालीन भारत आ जाता है। ओके, तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है 1206 से, जिसे मुस्लिम शासन काल भी कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत, यहीं से दिल्ली सल्तनत का भी प्रारंभ होता है। कहाँ से? 1206 से। तो ये भी आप याद रखिए। तो देखिए 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो इसकी स्थापनाकर्ता कौन होता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक इसका शासक बनता है। मोहम्मद गौरी उसको जीतने के बाद दे देता है इसको। फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है, जो कि एक गुलाम रहता है। ओके, गौरी का गुलाम होता है, इसको ये शासक बनता है, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है और गुलाम वंश हिंदी में कहा जाता है। यह अपनी राजधानी को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये अपनी राजधानी को लाहौर बनाता है। क्या बनाता है ये? लाहौर। पाकिस्तान का जो लाहौर है वर्तमान में, उसमें पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, तो वो भी पंजाब का ही हिस्सा है। तो लेकिन जो लाहौर है, लाहौर को ये अपनी राजधानी बनाता है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी थी वो प्रारंभ में क्या थी? तो लाहौर थी। और जो गुलाम वंश का जो शासन काल था वो लगभग 1206 से लेकर के 1290, 1206 से लेकर के 1290 काल तक लाहौर, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल, मतलब गुलाम वंश की डायनेस्टी चलती रहती है। फिर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश दूसरा दिल्ली का शासक बनता है। इल्तुतमिश क्या करता है? लाहौर, अपनी जो राजधानी है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर देता है। ओके, तो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करने वाला जो शासक होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। सॉरी, कुतुबुद्दीन नहीं, इल्तुतमिश होता है। उसका जो बेटा होता है वह उसको शिफ्ट कर देता है लाहौर से दिल्ली, इल्तुतमिश। फिर उसी समय क्या करता है, ये तुर्क चालीसा नामक एक ग्रुप भी बनाता है ये, जिसमें 40 अमीर लोग रहते हैं। 40 अमीरों का ग्रुप होता है जो दिल्ली में शासन करते हैं। और ये कौन होते हैं? ये तुर्क के अमीर लोग होते हैं। फिर इसके बाद इल्तुतमिश एकता दर सिस्टम को बनाता है। इसके बाद इसमें 40 अमीरों के रिप्रेजेंटेटर होते हैं जो कर वसूलने का कार्य करते हैं। उसका भाग दिल्ली को देना होता था। तो ये सारी सिस्टम स्टार्ट करता है। एकता अदर सिस्टम पूछा जा सकता है कौन स्टार्ट करता है? तो इल्तुतमिश करता है। तुर्क चालीसा नामक ग्रुप किसके समय हुआ करता था? तो इल्तुतमिश के समय हुआ करता था। उसमें कितने लोग हुआ करते थे? तो उसमें 40 लोग हुआ करते थे। फिर जो एकतादार होते थे उनका क्या काम था? तो एकतादार टैक्स कलेक्शन करने का काम करते थे। तो ये सारा काम था जो कि किया जाता था उसके समय काल में। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। फिर आता है 1221 का समय काल। तो 1221 भी देखा जाए तो भारतीय इतिहास में फिर से एक परिवर्तन वाला मोड़ होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से इन्वेड होता है, अटैक करता है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जो अटैक करता है, ये इसका जो अटैक होता है, मतलब आक्रमण होता है 1221 एडी में, ईस्वी में, यह भारत पर पहला मंगोल आक्रमण होता है। याद रखिए, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण होता है ये 1221 एडी, मतलब 1221 का जो समय काल होता है उसमें। फिर क्या होता है कि ये जो ये होता है ना, तो ये मतलब ऐसे नहीं आता है, वो उसे किसी ना किसी व्यक्ति का पीछा करते हुए आता है, जो चंगेज़ खान होता है। तो जो पीछा करते हुआ था, मंग रानी एक शासक होता है, उसका पीछा करते करते वो भारत में आ जाता है। फिर समय काल आता है 1229। 1229 में क्या होता है, इल्तुतमिश को खलीफा से
सुल्तान की उपाधि प्राप्त होती है। मतलब जो खलीफा होते हैं मतलब तुर्क के होते थे, वह इल्तुतमिश को ऐसे सुल्तान की उपाधि दे देते हैं। ये एक उपाधि था, मतलब जैसे टाइटल्स होते हैं ना वर्तमान में, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो टाइटल होते हैं इसी प्रकार का एक सुल्तान एक टाइटल होता था। तो ये टाइटल कौन देता है? इल्तुतमिश को खलीफा प्रदान करते हैं और उसे दिल्ली सल्तनत प्रारंभ करने का मतलब कर देता है वो वहीं से। फिर समय काल आता है यहाँ पर 1236। 1236 में क्या होता है कि दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक होता है। मतलब ये कैसे हुआ? तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो वहाँ का कह सकते हैं कि रुकुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया गया। 40 तुर्क अमीर उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बनी। तो मतलब यहाँ पर डिस्प्यूट हो गए बहुत सारे। तो डिस्प्यूट होने के बाद क्या हुआ कि रजिया सुल्तान को यहाँ पर दिल्ली का शासक बनाया जाता है। और ये भारतीय इतिहास में मतलब पहली महिला शासक होती है, दिल्ली की सल्तनत में पहली महिला शासक होती है जो कि शासक बनती है, राजा या बनती है मतलब उस सत्ता के लिए। और ये सारी चीज़ें होती है। और फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रजिया सुल्तान की जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसकी हत्या करने के बाद फिर से षड्यंत्र रचा जाता है और सारी चीज़ों को किया जाता है। तो जो हत्या की जाती है यहाँ पर रजिया सुल्तान की, वो 1240 में उसकी हत्या कर दी जाती है, लगभग 4 वर्षों के बाद ही। फिर इसके बाद का जो समय काल होता है देखेंगे आप कि 1266, क्योंकि यहाँ पे फिर गैप आ रहा है। तो 1266 में क्या होता है कि बलबन दिल्ली का शासक बनता है। बलबन ने राजस्व का सिद्धांत बनाया जिसे आयरन एंड ब्लड थ्योरी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्व का सिद्धांत किसने बनाया था, या फिर आयरन ब्लड एंड थ्योरी किसने बनाया था, प्रिंसिपल। तो ये बलबन ने बनाया था जो कि दिल्ली का शासक था, जिसमें कोई विरोध करने वाले को हत्या कर दी जाती थी। मतलब अगर कोई भी विरोध कर रहा है साम्राज्य की या राजा के विरोध, कोई ऐसी बात कह रहा है तो उसकी हत्या करने का मतलब उसे हत्या कर दी जाती, सीधी बात समय अगर हम बात करें तो। इसीलिए आयरन एंड ब्लड थ्योरी कहा जाता था उसे। फिर बलबन ने क्या किया, जो तुर्क चालीसा चलाया जा रहा था मतलब जिसमें 40 अमीर तुर्क रहते थे, उसको ख़त्म कर दिया इसने। फिर दीवान ए अर्ज नामक सेना का विभाग बनाया इसने। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि दीवान ए अर्ज नामक सेना का विभाग किसने बनाया था? तो दीवान ए अर्ज नामक सेना का जो विभाग था वह बलबन ने बनाया था। वहाँ पर क्या किया जाता था? तो वहाँ पर सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जाता था, जो सेना के जवान होते थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। और फिर से इसके समय काल में क्या हुआ कि मंगोलों ने आक्रमण किया। मतलब 1221 में एक पहली आक्रमण करी थी, फिर इसके बाद 1266 में फिर से मंगोलों ने यहाँ पर आकर के आक्रमण किया था। फिर इसके बाद 1286 समय में क्या होता है कि 1286 में बलबन की हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है वो। फिर मर जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि मर जाने के बाद क्या होता है, इसका जो बेटा होता है वो कैकुबाद बेटे का नाम रहता है, वो शासक बनता है। लेकिन यह जो इस शासन का अयोग्य शासक होता है, उसे सत्ता मतलब शासन करने का कोई उसके पास अनुभव नहीं होता है, इतना काबिल नहीं हो पाता है कि वो सत्ता को आगे बढ़ा सके। फिर क्या होता है कि 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो 1290 में जब खिलजी वंश की स्थापना होती है तो किस प्रकार की होती है? तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक होता है खिलजी वंश का, जो कि 70 वर्षों का होता है, 70 साल का होता है, बूढ़ा होता है एक। अलाउद्दीन खिलजी जो है, जलाल जिसे आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है, ये जलाल का बेटा मतलब भतीजा होता है। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। और जिसका पूरा नाम होता है यहाँ पे अली गुरदास्प अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिए, अली गुरदास्प गुरुदास्प अलाउद्दीन खिलजी उसका पूरा नाम होता है। और यहीं से फिर चीज़ें बदलना शुरू होती है। फिर बदलती कैसी हैं? तो वो क्या करता है, 1290 में अलाउद्दीन खिलजी और मतलब वो क्या करता है, अजलम बेग, दोनों भाई होते हैं। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई होता है जिसका नाम होता है अलमस बेग। ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये दोनों भाई रहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे भाई का सपोर्ट भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मंशाएं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वह इसे राजा बनना चाहता है, सत्ता पे कंट्रोल करना चाहता है। तो वह क्या करता है, 1290 में, यहाँ से पहले का जो समय काल होता है 1290 का जो समय काल होता है, वहाँ पर क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, इलाहाबाद का जगह जो कि नाम है उसका कणामणिक, कणामणिक ये रहता है उसका नाम।
कड़ा मणिक में क्या करता है, वह जलालुद्दीन खिलजी के साथ उसका एक युद्ध होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हो, बड़ा हो छोटा हो, नॉर्मल सा होता है, वहाँ पर क्या करता है, वो उसकी हत्या कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पर? बार मणि मणा कड़ा मणिक में 1290 में। फिर यहाँ से वो सत्ता में आ जाता है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से राजा बन जाता है खिलजी वंश का। और इसके बाद सुल्तान बनने के साथ इसने बहुत सारी चीज़ें किया, बहुत सारे उसने परिवर्तन किए। उसके बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं कि इतिहास में ये ऐसे एक रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है। इसके कुछ गलत चीज़ों की वजह से लोग तो याद करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्मर भी था ये। उसने बहुत सारी चीज़ें करी जो वर्तमान समय में आप देख सकते हैं। जैसे कि इसने 1296 में घोड़ों के पहचान के लिए सील, मतलब थप्पे लगाने का काम स्टार्ट किया कि इस घोड़ों की पहचान कैसे की जा सके, कौन सा घोड़ा हमारा है, कौन सा घोड़ा दूसरे मतलब शासक का है। इसके लिए उसने बहुत सारी चीज़ें प्रारंभ की, सील लगाना प्रारंभ किया घोड़ों पर। फिर उसने करप्शन को रोकने के लिए ही सारा चीज़ किया। ये करप्शन को रोकने के लिए उसने बहुत सारे काम किए। और ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक रहा जिसने परमानेंट सेना रखने का काम किया। समझिए, परमानेंट सेना रखने का काम किया। और लगभग 4 लाख हॉर्स राइडर इसने रखा। 4 लाख हॉर्स राइडर रखा इसने। इसने पहली दफ़ा इसने सेनाओं को, ऐसा ऐसा शासक रहा कि इसने वेतन देना प्रारंभ किया। इसने महंगाई कम करने के लिए एमआरपी, मतलब उस प्रोडक्ट का फिक्स रेट रखने का भी मतलब कार्य प्रारंभ करवाया। फिर कर में सोने की जगह वस्तुएं लेना प्रारंभ कराया। मतलब पहले क्या होता था कि टैक्स के रूप में सोना देना होता था, तो सोने की जगह यदि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं। इसने ये काम भी प्रारंभ प्रारंभ किया था। सप्लाई चेन को इसने प्रारंभ कराया। मार्केट चेन मैनेजमेंट की सारी प्रोसेस को इसने आगे बढ़ाया, इसने स्टार्ट करवाया। फिर कई देशों के साथ इसने, जो आज के समय के हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ऐसे समझौते होते हैं, इसने पहले मतलब 1296 में भी इस तरीके के उसने बहुत सारे टाई अप किए। फिर इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी अच्छा किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया। फिर इसके साथ साथ इसने अनाजों का लेना देना, ये सारी चीज़ें करी। महंगाई कंट्रोल भी किया इसने। ये सारी चीज़ें इसने किया, इसीलिए इसे सिकंदर सेकंड का टाइटल भी दिया गया हिस्टोरियंस के द्वारा, उस समय के लोगों के द्वारा, सिकंदर सेकंड। तो इसने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए उनकी गलत चीज़ों को याद रखते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा रिफॉर्मर भी था। फिर क्या होता है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला, ये लोगों को ज़्यादा याद है। 1300 सॉरी 1200 नहीं, 1303 में एडी में ये जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है ना, तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा किस्सा लोगों को याद रहता है कि उसने किस तरीके से पद्मावती जो रानी थी वहाँ की, उसको गलत नज़रिए से देखा था। तो ये सारी चीज़ों को याद रखा जाता है, तो आप लोगों को सारी चीज़ों को याद रखना है। फिर मलिक कफूर, जो कि खिलजी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का एक ग़ुलाम था, ये इसने गुजरात से 1000 सिक्के में ख़रीदा था। मलिक चित्तौड़ हमले के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ नहीं था, ये याद रखिए। पूछा जाता है, क्योंकि जब आप पद्मावती मूवी देखेंगे तो आपको उस मूवी में दिखाया गया है कि मलिक कफूर जो है वो उसके साथ था, लेकिन वो उसके साथ नहीं था, वो दक्षिण में युद्ध लड़ रहा था। फिर 1316 में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। फिर 1320 में क्या होता है, यहाँ पर 1320 का समय में तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश 1320 में आता है। 1320 से लेकर के वो 1414 तक रहता है तुगलक वंश। ये थर्ड डायनेस्टी होता है दिल्ली सल्तनत की। पहली तो यहाँ पर आपने देखा कि बलबन के मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। दूसरी खिलजी वंश के द्वारा। पहली यहाँ पे गुलाम वंश थी, दूसरी खिलजी वंश और तीसरी तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक तुगलक वंश का पहला शासक था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। इन्होंने सबसे चीज़ों को अच्छे, मतलब देखा जाए तो इन्होंने भी कुछ रिफॉर्म्स किए। उस रिफॉर्म में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद तुगलक ने जो किया था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने, इसने कैनाल सिस्टम, मतलब नहरों का जो सिस्टम है उसने स्टार्ट करवाया था किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि वो अनाज उगा सकें। फिर इसके बाद इनका एक शासक होता है मतलब 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक, जो जिसका नाम जोना खान भी होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मूल नाम क्या था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खान था। ये दूसरा शासक बनता है मतलब तुगलक वंश का। इसी के समय में भारत में इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आता है, यह उसी के समय काल में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फिर आगे बढ़ती हुई कहानी चलती हैं। फिर 1327 में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक
अपनी राजधानी को क्या करता है 1327 में दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की कोशिश करता है ये। फिर दक्कन को राजधानी बनाता है ये। तो होता क्या है, जब ये दिल्ली से दौलताबाद की तरफ जाता है, देवगिरी दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है, तो यहाँ से जाते जाते उसका मोड़ बदल जाता है, तो दौलताबाद जाता है 700 मील की दूरी पार करके, मतलब दिल्ली और दौलताबाद के बीच में 700 मील की दूरी है। वापस जाता है, फिर वापस दौलताबाद पहुंचने के बाद उसका मन नहीं लगता तो वापस दिल्ली चला जाता है वो। ओके, तो इसने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो कि सक्सेस हुए, कुछ कुछ नहीं हुए। तो इसके बाद 1329 का समय, 1329 में क्या होता है कि ये सांकेतिक मुद्रा को करता है ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के भी प्रारंभ किए थे, मतलब ये सांकेतिक मुद्रे जैसे सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उसको ये स्टार्ट करता है। इस पहले क्या होता था, सोने के सिक्के चलते थे, तो सोने के सिक्के की जगह इसने तांबे के सिक्के स्टार्ट किए थे। और ये मतलब कहा जाए तो एक्सपेरिमेंट करता रहता था, मतलब मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन भी किया इसने, जो आज के समय में आप वर्ड सुनते हैं विमुद्रीकरण, इसने वो भी किया था। इसलिए कई बार जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो लिया गया 2016 का फैसला, उससे यहाँ पर तुगलकवादी नीति कही जाती है, इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसने डिमोनेटाइजेशन पहली बार तुगलक ने किया था। फिर आता है यहाँ पर 1334 का समय। 1334 में क्या होता है, इब्न बतूता भारत आया, जो कि मोरक्को से था, मैंने पहले बताया था, ये इसी के समय काल में आता है। यह एक मुस्लिम यात्री होता है, इसे दिल्ली का काजी बना दिया जाता है। इसने रिहला नामक किताब भी लिखा है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है। किताब का नाम याद रखिए, रिहला। रिहला नामक किताब किसने लिखी है, तो आपको बताना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर लिखी गई, इब्न बतूता ने लिखा है, जो कि एक यात्री होता है मोरक्को से आया हुआ। तो ये सारी चीज़ें उसने लिखी है, बताई है अपनी किताब में। फिर यहाँ पर 1336 में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। विजयनगर साम्राज्य हम्पी राज्य जो है आज के समय कर्नाटक, वहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है। और इसके स्थापनाकर्ता कौन होते हैं दक्षिण भारत में, ये होते हैं हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का एक हिंदू राज्य बनाते हैं दोनों मिलकर के। और ये जो होते हैं मतलब अरण्य, इनके गुरु होते हैं। ये विद्या अरण्य गुरु थे इन दोनों के, हरिहर और बुक्का के। फिर आता है आपका समय काल 1347। 1347 में क्या होता है, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है, विजयनगर साम्राज्य से कहा जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो यहाँ पर हसन गंगू हैं, जिसे बहमन शाह भी कहा जाता है। फिर आता है आपका समय काल, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1351 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो जाती है, जो कि अपना शासनकाल करता रहता है ये 1325 से लेकर के 1351 तक इसने शासन किया। यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है कि इसका जो चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक, जिसके नाम पर फिरोज शाह स्टेडियम भी है, यहाँ पर फिरोज शाह स्टेडियम दिल्ली में। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक ने भिन्न भिन्न टैक्स को बंद कर दिया, जो टैक्स हुआ करते थे, जो कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाए थे, उसको उसमें बंद कर दिया। इसने 4 नए टैक्स प्रारंभ किए हैं। 4 टैक्स कौन कौन से थे, तो ये 4 टैक्स जो थे उसको आप ध्यानपूर्वक याद रखिए। एक था ज़कात, ज़कात में क्या होता था कि हर मुसलमान को ये देना होता था। और ये कितना होता था, एक धार्मिक टैक्स होता था, जो कि 10% अपनी आय का देना होता था हर मुसलमान को। दूसरा स्टार्ट किया इसने जजिया। जजिया स्टार्ट जो किया, तो ये किसे देना होता था, तो जजिया जो होता था ये नॉन मुस्लिम को देना होता था, मतलब जो मुस्लिम नहीं होते थे उनको देना होता था। ये भी एक मतलब धार्मिक कर था। तीसरा होता था खराज। खराज जो होता था ये कृषि टैक्स था। और चौथा होता था जो खम्बरा होता था चौथा। तो जो खम्बस होता था, खम्बरा नहीं खम्बस होता था। तो खम्बस क्या होता था, लूट मतलब आपने या किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ लूट किया है, उस लूट में जो टैक्स लगता था उसका 1/5वां भाग देना होता था शासक को, मतलब राजा को। तो ये उसने 4 टैक्स स्टार्ट किए थे, ज़कात मुस्लिम धार्मिक कर, जजिया नॉन मुस्लिम धार्मिक कर, खराज कृषि पे लगने वाला टैक्स, और खम्बस का था वो था लूट पर टैक्स। इसके बाद इसने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए। इसने कृषि, सिंचाई, नहर, कुआं, बांध ये सब बनवाया, सड़क निर्माण करवाया इसने, और ये सारी चीज़ें इसने किया। इसलिए इसको अच्छा खासा मतलब इसने अपने सल्तनत काल में काम किया। और फिर इसके बाद का समय काल आता है 1398 में क्या वो लैमूर लंग द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है।
लैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है, सेंट्रल एशिया से समरकंद से ये आता है। इसके बाद ये इसकी लड़ाई किसके साथ होती है, तो नसरुद्दीन शाह तुगलक उस समय दिल्ली का शासक होता है। मतलब आपसे पूछा जाए कि तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, तो उस समय शासक कौन था, तो उस समय नसरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का शासक रहता है। फिर 1414 समय काल आता है, तो फोर्थ डायनेस्टी यहाँ पर स्थापित हो जाती है, जो कि सैयद साम्राज्य कहलाती है। तो सैयद साम्राज्य में क्या होता है कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर अर्थात हिज्र खान ने सैयद साम्राज्य की स्थापना कर देता है ये। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप देखेंगे, आते हैं यहाँ पर 1451 में आते हैं। तो 1451 में क्या होता है, यहाँ पर जो फिफ्थ डायनेस्टी है उसकी स्थापना हो जाती है। तो फिफ्थ डायनेस्टी होती है लोधी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत की। यहाँ पर सैयद साम्राज्य का अंत हो जाता है। कुछ अफगान ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया और लोधी साम्राज्य की स्थापना करी, जिसमें बहलोल लोधी इसमें मुख्य होता है। यह पहली अफगान डायनेस्टी होती है। जो 1451 में जो लोधी साम्राज्य बनता है, यह पहली कह सकते हैं यहाँ पर कि ये डायनेस्टी होती है। ये डायनेस्टी होती है मतलब अफ़गान के द्वारा बनाई गई पहली डायनेस्टी। दूसरी बनाई जाती है शेरशाह सूरी के द्वारा। ओके, शेरशाह सूरी के द्वारा दूसरी बनाई जाती है, और पहली बनाई जाती है यहाँ पर बहलोल लोधी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे जो समय काल होता है आपका देखेंगे कि 1459 में गुरु नानक जी का जन्म हो जाता है यहाँ पर, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। फिर फरगना में बाबर का राज्याभिषेक हो जाता है, बाबर आ जाता है, मतलब उसमें जो अफ़गान है उस साइड में। फिर वास्को डी गामा 1400 से 97 से 98 तक भारत में आता है, जो कि भारत में पहला कोई व्यक्ति होता है जो कि यूरोप से आता है, इसे समुद्र के मार्ग से। ठीक है, याद रखिए समुद्र के मार्ग से आता है। वो केप ऑफ वुड पर आता है और वहाँ पर उसे एक समुद्री मतलब एक भारतीय व्यक्ति मिलता है, जिसकी सहायता से वो इंडिया में आता है। फिर इसके बाद सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और यहाँ तक लगभग कह सकते हैं कि हमने 1500 तक कवर किया है चीज़ों को। 1500 के आगे की जो कहानियाँ हैं वो मतलब स्टोरी है, इवेंट है, टाइमलाइन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और आप लोगों के लिए मैसेज है दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। आप उन्हें जा कर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है। आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं, जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी, और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।